हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्रास लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सभी अच्छे से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया जा रहा है और अब आगे आपकी तैयारी को बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं इंडियन जीके के लिए एमसीक्यूज़ का सीरीज़। इस सीरीज़ में हम घटना चक्र के सभी एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीएसआई, कांस्टेबल और जो भी छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंडियन जीके पूछे जाते हैं, इसमें आपके लिए किसी भी प्रकार के एमसीक्यूज़ की कमी ना हो, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्स में हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट आगे भी बने रहे। जिसे भी लगता है ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल है, तभी आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपका यह जो लाइक है और सब्सक्राइब करना हो गया और कमेंट करना हो गया, यह हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, ठीक है? और हमें ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने के लिए हम और भी एफर्ट लगाएंगे, ठीक है? इस सीरीज़ में इंडियन जीके के दो सब्जेक्ट साथ में चलाई जाएंगी, एक इंडियन पॉलिटी और एक सब्जेक्ट आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ चाहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक होने वाला है भारत का संवैधानिक विकास। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम कवर करेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस एक्ट के तहत हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे सर एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब इन दोनों कथनों में बताना है कि आपको कौन कौन सा जो कथन है वह सही है। देखिए यहाँ पर कथन एक तो सही है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही। लेकिन इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह सर एलिजा इम्पे थे। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है, सूची एक सूची दो, दो सूचियां दी गई हैं। पहले सूची में दिए गए हैं, देखिए पहले सूची में जो किए गए हैं कार्य उसके बारे में बताया गया है, दूसरी सूची में जो है एक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, आपको सही मैच करके सही आंसर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना, देखिए नियंत्रण परिषद या इसी को कहा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वह पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। ठीक है, तो नियंत्रण परिषद या इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने पढ़ा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, यह चार्टर एक्ट 1813 के तहत मिला। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई वह उनका परमिशन चार्टर अधिनियम 1833 के तहत मिला। ठीक है,
ये देखिए कूट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, इसके तहत नियंत्रण परिषद या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813, इसके तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। तथा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। आपको इन तीनों कथनों में से बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, किसके संबंध में? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के नींव के संबंध में आपको बताना है कि किन से जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1813 का चार्टर अधिनियम। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा इसने कंपनी द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा स्टेटमेंट, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक, आपको तीनों कथनों में बताना है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा
अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही हैं, ठीक है। और तीसरा गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए. चार्टर एक्ट 1833, बी. चार्टर एक्ट 1853, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी, ठीक है। अब हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी. भारत शासन अधिनियम 1919। बताना है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए. भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी. मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर होगा बी. मार्ले मिंटो सुधार 1909। यह देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारत सरकार अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में
भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। देखो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय पूछे तो लगाना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, भारत में संघीय न्यायालय पूछा जाए तो आंसर होगा 1 अक्टूबर 1937 में स्थापना हुआ। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। करेक्ट आंसर होगा बी 1937। अभी हमने पढ़ा कि भारत का जो है संघीय न्यायालय जो है इसका, ठीक है, मतलब यह 1937 में स्थापित किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए 1909 के अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। करेक्ट आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। ठीक है, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन कौन से कार्य किए गए? तो केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, और जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। ठीक है, और यह प्रांतों में द्वैध शासन आया कब था? तो वह 1919 में आया था ना, 1919 के अधिनियम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909, डी भारत परिषद अधिनियम 1892। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि केंद्रों में जो है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आई थी भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। इन तीनों कथनों को मैं आपको बताना है कि कौन कौन है जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में सही है, या कौन कौन है जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं हैं। चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। राज्य या यही बोला जाए प्रांत। ठीक है, प्रांतों में या राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया, अ आरक्षित, ब हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व
प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ए. कैबिनेट मिशन, बी. साइमन कमीशन, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारत सरकार अधिनियम 1919। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित कर उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। ठीक है, ये सब छोड़ो, सीधा सीधा देखो कि अगर ब्रिटिश भारत में बोले कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई या प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, ठीक है, तो कब लाया गया? 1919 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विधान पालिका परिषद भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ए. 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी. 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी. 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, डी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। करेक्ट आंसर रहेगा सी. 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, देखो कंफ्यूज नहीं होना ना, केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की बात कर रही है। प्रांतों में द्वैत शासन आया था और वहीं 1919 में जो है प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था और केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद, जो काउंसिल ऑफ स्टेट, अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन क्या कहलाता था? तो केंद्रीय विधानसभा, आज भी यही बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित प्लस 41 मनोनीत तथा फिर 145, 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ए. 1961 एक्ट, बी. 1917 एक्ट, सी. 1919 एक्ट, डी. 1915 एक्ट। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि केंद्र में जो है द्विसदनीय विधायिका कौन लाया, तो 1919 का एक्ट, ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1919 का एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, या इसी को भी बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इन दोनों कथनों में से बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी केवल सही हो जाएगा। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक जो है वह सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिक वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन आपको करना है। ठीक, आप बस ये बता दीजिए कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा, जिसको आईसीएस बोलते थे, का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक में अंत तक 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। केंद्रीय विधानसभा का बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए 1926, बी 1937, डी 1900, सी 1945। ठीक है, इन तीनों इन तीनों सालों में हुए चुनावों में से कौन सा चुनाव है जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, यह आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछना चाह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किस किस साल में चुनाव हुआ था। तो देखिए, 1926 और 1945 का जो चुनाव था ना, वह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका मतलब केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है भारतीय विधायिका या केंद्रीय विधानसभा का जो है अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ए. भारत सरकार अधिनियम 1919, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935, सी. भारत सरकार अधिनियम 1909, डी. भारत सरकार अधिनियम 1947। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। ठीक है, याद रखना जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किससे प्रेरित होती है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ए. 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी. 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी. 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी. 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्था की गई थी। ठीक है, याद रखना संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है वह किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? ए. मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी जस्ट हमने पढ़ा जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। देखिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया कब गया, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। हटाया कब गया प्रांतों में द्वैत शासन, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। हटाने जाने का मतलब क्या है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। देखिए, कहीं कहीं पर प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित जो है ऑप्शंस अलग अलग लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना है सही क्या है कि प्रांतीय स्वायत्तता जो है मतलब प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया कब? 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, और केंद्र में जो है द्वैत शासन लाया गया किस अधिनियम में? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ए. इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी. अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी. यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी. इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कौन है जो है उन भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, ठीक है? तो देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो है अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, वह अवशिष्ट शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को, ठीक है? इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। ए 1909 के अधिनियम के द्वारा, बी 1919 के अधिनियम के द्वारा, सी 1935 के अधिनियम के द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया जो संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन जो है वह कब लाया गया, वह 1935 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करते हुए प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है? तो 1919 का अधिनियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? देखिए, हमको पता है कि अखिल भारतीय महासंघ पूछे या प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करना बोले या प्रांतीय स्वायत्तता बोले या केंद्रों में द्वैत शासन बोले, यह कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? चलिए, सेम ही क्वेश्चन है। चाहे भारत में संघीय शासन की व्यवस्था बोले, अखिल भारतीय संघ की स्थापना बोले या केंद्र में द्वैत शासन बोले या प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त करने की बात कही जाए, किस अधिनियम में हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? सेम क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि अवशेष शक्तियां बोले या तो अवशिष्ट शक्तियां बोले, अवशेष या अवशिष्ट शक्तियां जो है वह गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? मतलब बताओ सीधा सीधा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किस चीज़ का प्रावधान नहीं है, आपको बताना है। ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावित संवाचित मतलब नॉमिनेट किया जाना, ठीक है? आपको इन चारों में से बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीन विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे, ठीक है? देखिए, ऑप्शंस को देखिए ठीक से, ठीक है? देश के लिए न जो है लिखित संविधान की बात नहीं की गई थी, ठीक है? वह उल्लिखित संविधान था, ना कि लिखित संविधान था, ठीक है? बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना पर विचार ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना की अलावा केंद्रीय संघ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा डी देखिए, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। हाँ, लिखित संविधान नहीं था, लेकिन ये जानिए कि जब हमारे यहाँ जब संविधान की स्थापना की गई या संविधान जब बनाया गया, तो जो मोस्टली प्रावधान थे, वह 1935 के अधिनियम के जो है द्वारा ही लिए गए थे। लेकिन इसमें कोई लिखित संविधान नहीं बनाया गया था, ठीक है? आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ए भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है,
डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। जस्ट मैंने अभी बताया कि भारत में जब संविधान बनाया गया तो ज़्यादा जो है ना मोस्टली 1935 के भारत शासन अधिनियम से उठाकर कॉपी पेस्ट मार दिया गया था। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना, वही संघात्मक सरकार या संघ सरकार हो गया। ठीक है। दूसरा, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। तीसरा, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, वही है प्रांतों में जो द्वैत शासन चल रहा था उसको खत्म करके, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। और ये प्रांतों में द्वैत शासन चालू कब हुआ था? तो 1919 के अधिनियम में। चौथा, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। पांचवा, प्रांतीय शासन व्यवस्था। छठवां, प्रांतीय विधानमंडल। सातवां, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। और अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। आठवां, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा, ठीक है, किस प्रावधान के तहत, तो पूछेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और कब अलग हुआ पूछे तो 1937 में जो है बर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक है, याद रखना है। हो सकता है अगले एग्जाम में हमारे CGPSC के एग्जाम में आ जाए, कोई कोर्ट में दे दिया जाए कि बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ, तो 1937 याद रखना है। किस अधिनियम के तहत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इससे रिलेटेड MCQs देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए, स्वराज पार्टी 1934 में। बी, कांग्रेस पार्टी 1936 में। डी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। डी, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। देखिए मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान सभा का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में निम्नलिखित निम्न सॉरी स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ए, M.N. राय। बी, B.R. अम्बेडकर। सी, एनी बेसेंट। डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पहले के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मनोहर नारायण राय ने। ठीक है, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार सबसे पहले M.N. राय ने दिया था। M.N. राय मतलब मनोहर नारायण राय ने दिया था। याद रखना कि भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? मनोहर नारायण राय ने। कब दिया? 1934 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए, साइमन कमीशन द्वारा। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत भारत के संविधान का निर्माण करने का
द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो है प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और यह क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। याद रखना, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का जो है प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। कब? 1942 में यह क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत एक मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कितना? 10 लाख। ठीक है, मतलब ठीक है, एक प्रतिनिधि किसके कितनों के पीछे? तो 10 लाख व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी ए बी अलेक्जेंडर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए विलियम वुड जो है वह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए, कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो मार्च 1946 में। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिक्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसमें से जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। बाकी इतना भी मत याद रखो, बस इतना ही याद रखो कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में। कौन कौन इसके सदस्य थे? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, मतलब ठीक है, एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति के पीछे, ठीक है, पर गठन जो है वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा का जो है वह गठन जो है वह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, स्लो स्लो चलेंगे ना तो कवर नहीं होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के पहले पहले ठीक है सभी एमसीक्यूज को ख़त्म करना है। ठीक है, तो जल्दी थोड़ा फास्ट चलेंगे तभी ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष व उपसभापति बनाया गया, उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। ठीक है, याद रखना 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। करेक्ट आंसर रहेगा सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें चक्रवर्ती राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, याद रखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी बने शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने खाद्य एवं कृषि मंत्री और जगजीवन राम बने थे श्रम मंत्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कथन दिया गया है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण दिया गया है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, आपको कथन और कारण के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कथन सही है पर कारण गलत। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विचार ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बातचीत की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। उनको मतलब ही नहीं था हिंदू मुस्लिम से, सीधी बात। ठीक है, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन आपको करना है। सीधा सीधा बताओ कि संविधान सभा के बारे में कौन कौन सा सही है इन चारों में से। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3 और 4 सही है। ठीक है, और 1 और 2 गलत है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि जो संविधान सभा है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो यह बिल्कुल गलत होगा। कोई वोटिंग वोटिंग नहीं हुआ था। ठीक है, सीधा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। ठीक, दूसरा, सीधा अभी मैंने बताया ना 10 लाख में से एक, ठीक है, प्रतिनिधि उठा लिए गए थे। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अभी जस्ट मैंने बताया कि इसमें कोई चुनाव उनाव हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो ये 1 और 2 तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना
संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे उनको किसी भी प्रकार के चुनाव या वोटिंग से नहीं चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन करके कूट बताना है। मैं आपको इन चारों में से चलिए बता दीजिए कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, पहला स्टेटमेंट देखिए, ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, तो यह कथन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि वोटिंग कोई हुआ ही नहीं था। ऑप्शन बी देखिए, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। बिल्कुल गलत, जस्ट अभी बोल रहे हैं कि निर्वाचन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष नहीं होके अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ठीक है, याद रखना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पर हुआ था, तो बी गलत हो गया। सी देखिए, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। यह बहुदलीय संरचना थी। ठीक है, अलग अलग दल से अलग अलग दल के लीडर यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, देखिए हिंदू के अलग लीडर, मुस्लिम के अलग लीडर और अलग अलग क्षेत्र के, है ना, अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग लीडर यहाँ पर पहुंचे थे प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो है ए और डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो है संविधान सभा का जो है निर्वाचन वह सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि इसका चुनाव एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हमारा सी जो ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। सीधा बात बोले, कोई वोटिंग वोटिंग नहीं हुआ था। जो ज़्यादा पावरफुल था ना किसी एरिया का, ठीक है, उसी को ही लीडर बना दिया गया था। ठीक है, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, वही बात जो मैंने बोला, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। डी, प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। ठीक है, इन चारों में से बताना है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था, वही आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। देखिए क्या हुआ था, संविधान सभा को तैयार करने के लिए जो सदस्य चुने गए थे वह अलग अलग प्रांतों के ना जो फेमस पर्सनैलिटी थे ना उन्हीं को उठा के डाल दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है क्या बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों के द्वारा देखिए चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सीधे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो इनके सदस्य ना उनको जनता चुनाव के द्वारा नहीं चुनी थी। जो प्रांतों की विधानसभा के जो सदस्य होते थे ना
वही ठीक है निर्वाचित करके ठीक है अपने से बीच का कोई ठीक है एक निर्वाचित करके संविधान सभा के सदस्य के रूप में भेज देते थे। ठीक है, तो वही ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? फिर वही क्वेश्चन सीधा अभी जस्ट मैंने बताया कि जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन किए थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था या प्रांतीय विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यार, रिपीट कर ठीक है रिपीट हुआ है वही वही क्वेश्चन। ठीक है, तो उस पर ठीक है उसको स्किप करते हुए चलेंगे, जल्दी ख़त्म करना है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से ठीक है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अभी जस्ट मैंने बताया कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक जो कि हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन वह जो है वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को फिर से बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। वही सेम क्वेश्चन, उद्घाटन अधिवेशन बोले या प्रथम अधिवेशन बोले या 9 दिसंबर को हुआ बैठक बोले। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुआ संविधान का सभा का, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी बोले, या तो पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होगा? बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री अय्यर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष पूछा है, ये नहीं पूछा है कि पहला कौन था, स्थायी कौन था, अस्थायी कौन था, बस पूछ दिया। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं। फिर आप याद कीजिए कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में फिर बाद में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डी के एम मुंशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए स्वतंत्र होने के बाद भी जो भारत की संविधान सभा की बैठक हुई थी, तब उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसलिए अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वही लगाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूज नहीं होना कि स्वतंत्रता के बाद कोई और बन गया होगा। ठीक है,
स्वतंत्रता के जस्ट बाद ये जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ए टीटी कृष्णामाचारी, बी वीटी कृष्णामाचारी, सी एच सी मुखर्जी, डी फ्रैंक एंथोनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। देखिए अभी तक हमने जस्ट पढ़ा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, लेकिन यहीं पर पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो होगा फ्रैंक एंथोनी। और अस्थायी सभापति या अस्थायी सभापति या अध्यक्ष पूछा जाए तो वो होंगे सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखना, अस्थायी सभापति या अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष पूछे तो फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, याद रखना है। और वहीं स्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और उसके बाद स्थायी उपाध्यक्ष या उपसभापति पूछे तो वह होंगे एच सी मुखर्जी। ठीक है, याद करना है, रट लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ए 10 जून 1946 को, बी 9 दिसंबर 1946 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 दिसंबर 1949 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? सेम क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर वही क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जस्ट मैंने बताया जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 को। तभी से ही संविधान सभा का गठन हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? फिर से वही क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पूछे या भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक हुए, या तो बोले कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब से हुआ, तो वही आंसर होगा सेम, 9 दिसंबर 1946। देखिए वर्ड्स पे कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक क्वेश्चन में पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब से हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946। भारतीय, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ पूछा है, तो वही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। वर्डिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? सेम क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए 22 जनवरी 1946 को, बी 22 जनवरी 1947 को, सी 20 फरवरी 1947 को, या डी 26 जुलाई 1946 को। ठीक है, बताना है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का
उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए, इसी को सिंपली बोल देते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो याद रखना 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था? उद्देश्य किस चीज़ का उद्देश्य? तो वह था कि भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य, इसीलिए इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह प्रस्तावना का प्रारूप बना। ठीक है, प्रारूप का मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना जो था ना वह उद्देश्य प्रस्ताव से ही उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया गया। ठीक है, वही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान सभा की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वही सेम, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए, सीजीपीएससी में ना ऐसे ही कूट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कूट वाले क्वेश्चन से कुटाना नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ो और आराम से सही आंसर देना है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यही पूछा है कि कथनों में से कौन सही है। पहला कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, यह संविधान सभा जो संविधान का निर्माण पर इसका असर पड़ा था। तो पड़ा था भाई, क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि जो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, प्रस्तावना में सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया गया था। तो पहला जो कथन है वह तो बिल्कुल सही है। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ठीक है, इन चारों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों मतलब संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ठीक, देखिए भारत, फिर से वही बता दूं कि भारतीय संविधान के तहत जो है मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, इसके आगे चलकर और भी क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति के वाले टॉपिक में। ठीक है, जिसमें हम उसके निर्वाचन से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। करेक्ट आंसर रहेगा सी 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारतीय संविधान को बनाने में जो है संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन की हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 11 अधिवेशन। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा
भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो इसका जो है निकटतम उत्तर लिया गया है C12। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बताया जैसे यहाँ पर लिया गया है C12 को उत्तर लिया गया है। कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। मैंने आपको बताया कि कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, फिर 11 अधिवेशन होने के बाद संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। तो ऐसा मत समझना, अगर उत्तर में पूछा जाए कि अंगीकृत करने से पहले कितना अधिवेशन हुए तो 11, और सिर्फ ऐसे पूछ दिया जाए कि कुल कितने अधिवेशन हुए तो उसका सही उत्तर होगा 12। क्यों? क्योंकि अंगीकृत करने के बाद भी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, एक फिर से अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और उसके यही जो है 12वीं बैठक वह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ठीक है, कब हुई अंतिम बैठक, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। सेम जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, सी 25 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 24 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को भारतीय जो है संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई, और यही 12वीं बैठक ही संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ठीक है, तो याद रखना है कब थी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद जो है इस संविधान सभा खत्म हो गई। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा कब खत्म हुई। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची एक साइड सूची X में दिया हुआ है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, बी दिया हुआ है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य, सी दिया हुआ है राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, डी दिया हुआ है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक है, पद दिए गए हैं, पद के आधार पर बताना है कि कौन क्या थे। ठीक है, और इस आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे H.C. मुखर्जी, और ये स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वह थे K.M. मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वह थे V.T. कृष्णामाचारी। ठीक है, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष थे कौन? H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वह थे K.M. मुंशी। राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो V.T. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए नोट दिया हुआ है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। वहीं H.C. मुखर्जी जो है वह संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी B.N. राव,
D. K. M. मुंशी। पूछा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। चलिए आंसर देखते हैं। संवैधानिक सलाहकार बोलेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C. B. N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, शॉर्टकट में B. N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है बेनेगल नरसिंह राव या B. N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अलग 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 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। A. भीमराव अंबेडकर के द्वारा, B. राव के द्वारा, C. संथानम के द्वारा या D. मुंशी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा B. राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार राव मतलब बेनेगल नरसिंह राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B. N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। A. 14 नवंबर 1949 को, B. 14 नवंबर 1948 को, C. 25 नवंबर 1948 को, D. 25 नवंबर 1949 को। देखिए इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर देख लीजिए। संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो है तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं था, मतलब ऑप्शन दिया ही नहीं गया था। ठीक है, तो हमारा अगर पूछा कि संविधान सभा में भारतीय सभा का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, करेक्ट आंसर होगा 17 नवंबर 1949 से, और कब तक चला था तो 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। A. जनवरी 1950 को, B. नवंबर 26 नवंबर 1949 को, C. 11 फरवरी 1948 को या D. कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा B. 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, या ऐसा भी पूछे कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, ठीक है, तब भी यही होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप से देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 नवंबर 1950 को ग्रहण करते हैं। देखो सीधा बात बोले कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसको कब अंगीकृत किया गया या कब वह पूरी तरह से तैयार हुआ, तो ऑप्शन लेना 26 नवंबर 1949। ठीक है, और यह बोला जाए कि हमारा भारत का जो संविधान है वह कब से लागू हुआ, ठीक है, तो वह होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था सेम 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ, तो वह हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, संविधान सभा द्वारा जो है मतलब हमारा जो है संविधान कब अंगीकृत किया गया या कब तैयार हुआ, तो वह होगा 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ, तो वह हुआ 26 जनवरी 1950 को।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला भी वही क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया। देखिए, पैटर्न अलग अलग है, कब स्वीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया, या कब अधिनियमित किया गया, या कब तैयार हुआ। ठीक है, वर्डिंग्स याद रखना। क्या कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया, या कब तैयार हुआ। तो बस सेम ही आंसर होगा, 26 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया। वही मैंने बोला, भारतीय संविधान तिथि को कब अपनाया गया, कब स्वीकृत किया गया, मतलब तो एक ही हुआ ना, तो वही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो वही मैंने आपको बताया कि कब लागू हुआ बोले, तो वह होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकृत किया गया, तो होगा 26 नवंबर 1949। कब लागू हुआ पूछे तो 26 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। अब चलिए, अब ये बताओ, ये है बढ़िया क्वेश्चन कि आखिर 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया। ठीक है, हुआ तो ये तो आप रट लिए। ठीक है, अब क्यों हुआ ये भी जानना जरूरी है कि 26 जनवरी का ही डेट क्यों चुने अपन। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि हुआ था दिसंबर 1929 में, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ए 26 अक्टूबर को, बी 26 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 15 अगस्त को, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी 26 नवंबर। देखो, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संवैधानिक सभा द्वारा।
भाई भारतीय संविधान को तैयार किसने किया था? संविधान सभा ने ना, इसीलिए तो संवैधानिक सभा द्वारा ही अपनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी क्वेश्चन है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया या अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया। ठीक है, याद रखना। किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था? मैंने आपको बताया था 11वें अधिवेशन में। फिर 12वें अधिवेशन को अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा भंग हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? सेम क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। फिर वही क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, या डी पंजाब से। चलिए आंसर देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। देखिए अभी तक हम ये जानते आ रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर ऑप्शन लिया गया है बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्यों लिया गया है देखते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है, याद रखना है। पहले वो जो है वह बंगाल प्रांत से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में आगे चलकर ये जो है वह पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया। फिर बाद में यह बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर वे बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। और उनके लिए सीट कौन खाली किया? पूना सीट। ठीक है, तो कौन खाली किया था? एम.आर. जयकर ने। ठीक है, हालांकि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल भी दिया गया है, लेकिन वो नहीं हो सकता अगर दोनों ऑप्शन दिखे। हाँ चलिए, अगर बम्बई प्रेसिडेंसी ऑप्शन में नहीं होता ना, तब आप पश्चिम बंगाल ले सकते थे। लेकिन अगर ऑप्शन में बम्बई प्रेसिडेंसी दिखे तो आपको यही उत्तर लगाना है, बम्बई प्रेसिडेंसी के। और बम्बई प्रेसिडेंसी के कहाँ? तो पूना संसदीय क्षेत्र से। ठीक है, याद रखना है। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ए 1886 1951, बी 1891 1956, बी सी 1877 1961, डी 1889 1961। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी 1891 1956। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 11 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया।
इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, एक और दो दोनों। एक और दो दोनों ही कथन सही हैं हमारे। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। याद रखना, ठीक है, कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वह कब हुआ? नवंबर दिसंबर 1932 में। और इसी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, और इसी तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन में ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन: भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण: इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए सही स्पष्टीकरण सही नहीं है का क्यों, कैसे चेक करेंगे आप? कथन पढ़िए, क्या लिखा है? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब कारण में क्या है ना, आप जैसे ही कथन को खत्म करो लास्ट में लगा दो क्योंकि, ठीक है, या इसलिए, मतलब किस लिए। ठीक है, तो भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्यों? क्योंकि ये भारत एक गृहीत संविधान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, भारत जो है संविधान की देश की आवश्यकताओं की पूर्ति इसलिए करता है क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने भी उसकी संरचनाएं हैं ना, ठीक है, उनका प्रावधान वहाँ पर दिया गया है, न कि इसलिए क्योंकि वह एक गृहीत संविधान है। ठीक है, तो ए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आजाद ने, डी भीमराव अंबेडकर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, किसका सुझाव था? तो महात्मा गांधी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं,
जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ठीक है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शंस है: ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डी महात्मा गांधी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके व्यक्तित्व का एक अंश है। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा भाषण दिया होगा। ठीक है, उन्हीं की ये लाइन्स है इनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ए मॉरिस जॉन्स का, बी हार्ड ग्रेव जूनियर का, सी अलेक्जेंड्रोविच का, डी आइवर जेनिंग्स का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, देखो प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन, बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह व्यक्तित्व पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह व्यक्तित्व उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक किसकी थी? तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज हमने भारत के संवैधानिक विकास और संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज ठीक है पूछे गए हैं उन सभी को ख़त्म किया है। देखिए यह जो क्लास है लंबी लंबी हो सकता है, थोड़ी लंबी लगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट यह जो सीरीज़ है वह आपकी प्रैक्टिस के लिए ही चालू किया गया है। ठीक है, आपको आपको सारे क्वेश्चंस ठीक है अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि यही जो प्रैक्टिस है ना वह आने वाले एग्ज़ाम में जो सीजीपीएससी के प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ठीक है वह आपको एक बूस्टअप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपकी तैयारी को इन्हेंस करेगा, रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लगातार चैनल पर बने रहना। ठीक है, आगे और सभी भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अगले टॉपिक में हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।